Hello everyone, welcome back to my channel. So we are back with the new topic of standard 10th, how to create employment. So let's start. How to create employment children. Employment को create करने के दो तरीके हैं, या तो हम कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स बताएं, मतलब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को डिस्कस करें, या हम जनरल सजेशंस दें. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू एक्सप्लेन द प्रोग्राम्स started by the government for the generation of employment, otherwise your general suggestions. So whatever will be asked, accordingly you have to answer. See, some employment generation programs. First of all, we have to discuss some employment generation programs. The first one I have written as rural employment generation program. अब वर्ड देखो क्या लिखा है बेटा, रूरल एम्प्लॉयमेंट. रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी कि रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट, हमें रोज़गार को पैदा करना है. ये पहला जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 1995 में. ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? 1995 में. इस प्रोग्राम का, इस जो स्कीम निकाली गई, इसका मोटिव था रूरल, स्पेशली रूरल एरियाज़ में रहने वाले, क्योंकि रूरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना. इसके अंदर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की बैंक्स के थ्रू, ताकि अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर सके. रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग अपनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर सके. सो दैट इज़ अ मोटिव. सेकेंड वन इज़ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की रोजगार योजना. हमने ये डिस्कस नहीं किया इस पॉइंट में कि रूरल एरियाज़ या फिर अर्बन एरियाज़. ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया बेटा 1993 में. कब लॉन्च किया गया? 1993 में. इसका मोटिव भी यही था, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. चाहे वो लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो दूसरों के अंडर काम करना चाह रहे हो, लेकिन मोटिव क्या था? रोजगार पैदा करना, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया, दोनों के लिए ही. और उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड गई कि ताकि अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सके, अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगा सके. थर्ड इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये एक्ट स्टार्ट किया गया बेटा 2005 में. इस एक्ट को इसे पास किया गया था. यहाँ मोटिव था गवर्नमेंट का इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना. नियर अबाउट 100 डेज़ का प्रॉमिस किया गया कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. और लोग वहाँ पर रिपोर्ट भी कर रहे थे, जहाँ पर मतलब ऑफिस में जा कर के, उस प्लेस पे जाके, कि वो बताने के लिए कि वो काम करने के लिए रेडी हैं 100 डेज़ के एम्प्लॉयमेंट के साथ. सो दिस मोटिव ये था ताकि लोगों को रोज़गार मिले, काम मिले, लोग मोटिवेट हों काम करने के लिए, फ्री ना बैठे. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये थे हमारे. तो फोर्थ वन इज आई मैंशनड है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी स्टार्ट की और ग्राम रोजगार योजना भी स्टार्ट की बेटा. जो शहरी लॉन्च की गई थी वो 1997 में की गई थी, और जो ग्रामीण की गई थी वो 1999 में की गई थी. मोटिव दोनों का सेम था. अब जो शहरी ग्रामीण योजना शहरी रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी, इसका मोटिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना अर्बन एरियाज़ में स्पेशली, क्योंकि शहरी की बात कर रहे हैं. और अगर हम ग्रामीण की बात करें तो वो 1999 में स्टार्ट किया गया था. उसका मोटिव भी यही था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लेकिन उसमें थोड़ा फ़र्क है. उसमें ये बताया गया था कि लोग, कि वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, मोटिवेट करके कॉपरेशन के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए. उन SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके थ्रू लोग आपस में जुड़े, आपस में मिले, वहाँ काम करना शुरू किया, अपनी इनकम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जोड़ा, जिसे फर्दर लोन देने में फ़ायदा हुआ. लोगों को जिनको पैसा चाहिए था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकते थे, वहीं काम करने वाले लोग, लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ लोग पैसा ले सकते थे काम करने के लिए. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जरिया था वो, जहाँ लोग मिलकर काम कर रहे थे एक छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर. तो लोग अपनी खुद की थोड़ी थोड़ी हिस्सा डाल रहे थे वहाँ पर काम करने के लिए. फिर जैसे मान लो एक ग्रुप बनाया गया, वहाँ 50 लोग हैं, अब 50 लोग ने कुछ अपना शेयर डाला, लाइक 500 सभी ने शेयर डाला. तो जो भी सम टोटल आया उसको यूज़ करके कुछ काम शुरू किया गया, वीविंग, ब्लीचिंग, कुछ भी छोटा मोटा काम शुरू किया गया, जहाँ आसपास में रहने वाले लोगों के लिए काम मिला, वो मिलके काम कर सकते थे वहाँ. तो इस प्रोग्राम का मोटिव क्या था बेटा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज. सो दीज आर द 4 आई मैंशन हियर. द 5th वन आई एक्सप्लेन टू यू. शहरी या फिर हम ग्राम की बात करें, ग्रामीण यानी कि गांव की बात हो गई, शहरी मीन्स हम रूरल अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं. क्लियर? सो दीज आर द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. अगर हम इन प्रोग्राम्स की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा कुछ अदर मोटिव्स भी थे इनके. क्या थे वो अदर मोटिव्स? द मोटिव्स नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ एंड एजुकेशन. अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, अच्छी एजुकेशन देना, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, सैनिटेशन प्रोवाइड करना,
साफ़ पानी पीने का पानी हो रूरल एरियाज़ में, खास करके वेस्टलैंड्स जो थी उनकी, उन्हें डेवलप करना ताकि वो उसे यूज़ करके उस पर प्रोडक्शन कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ताकि रोज़गार बढ़े। जितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, देखो बेटा रोड, डैम, ब्रिज, ये सब चीज़ें भी बनती हैं पब्लिकली, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों को काम मिलता है इसके थ्रू। सो दीज आर द सर्टन एम्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स, कॉमन एम्स. Next, some general suggestions we have to discuss now. The first point is infrastructure development. Infrastructure development का मोटिव जो भी मैंने बताया आपको, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, रोड्स, डैम, ब्रिज, दिस ऑल आर द सम टोटल इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री. जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा हमारी कंट्री का, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है करने को, उनको काम मिलेगा. सो द मोटिव इज to generate employment. So that is a general suggestion we are discussing about. Second is more road linkages. जितने ज़्यादा road linkages बढ़ेंगे उतने ही मार्केट डेवलप होंगी, हमारे लिंक बढ़ेंगे, दूसरी मार्केट का एक मार्केट से दूसरी मार्केट के साथ हमारी प्रोडक्शन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएगी. साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी जनरेट होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनकम जनरेशन का सोर्स होगा ये. तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, रोड लिंकेजेस बढ़ेंगे, तो अगर प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई अदर सिटीज़ में जाएगी, अदर एरियाज़ में जाएगी, अदर मार्केट्स में जाएगी, तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा. जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही ज़्यादा नीड होगी लेबर की, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बेटा. थर्ड पॉइंट इज स्पेंड ऑन पब्लिक वर्क्स. पब्लिक वर्क्स पे हमें ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को. फॉर एग्जांपल रोड, डैम, ब्रिज, इन चीज़ों पे, ताकि काम बढ़े. बजाय कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के हमें किसे मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट को लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो, ताकि लेबर का काम ज़्यादा हो. लेबर का काम ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटीज़. इंक्रीज इन इरीगेशन फैसिलिटीज़ मीन्स कि अगर हम खेतों में काम करने वाले फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो कम समय में ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उससे वो काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, बल्कि अपने खुद की लैंड परचेज कर पाएंगे, वहाँ ज़्यादा काम हो पाएगा, मार्केट में इनकम जनरेट होगी, तो फिर ज़्यादा काम होगा. वो लोग मोटिवेट होंगे तो और ज़्यादा लैंड परचेज करने की कोशिश भी करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले उनके लिए कुछ करना भी ज़रूरी है. सो वी शुड प्रोवाइड बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ एंड दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट ओनली. नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन एजुकेशन. हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए. किस तरीके से? हमारी कंट्री में जो एजुकेशन दी जाती है दैट इज़ जस्ट डिग्री ओरिएंटेड, उसे वोकेशनलाइजेशन कर देनी चाहिए कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाए. हमें जब हम पढ़ा रहे हैं साथ साथ वोकेशनलाइजेशन दी जाए. ऐसे कोर्सेज होने चाहिए हमारी कंट्री में, जो कि नहीं है. इसलिए हमारी कंट्री के लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आउट ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री से शिफ्ट होकर दूसरी कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग भी है कि जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, वो हमें पता नहीं है. तो उसके लिए वोकेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जो दिए जा रहे हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े, बजाय कि हम खुद मोटिवेट हों, खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा इंड्यूस्ड हों काम करने के लिए. मोर असिस्टेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल. मोर असिस्टेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल, जो लोग खुद का काम करना चाहते हैं उन्हें असिस्टेंस दी जाए, उन्हें हेल्प की जाए, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, आपने पढ़ा बेटा 9th स्टैंडर्ड में कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसे फॉर्मेट करना, रिसोर्स को इंक्रीज़ करना, ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ करना. दे आर सर्टन वेज थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ, थ्रू जॉब माइग्रेशंस, थ्रू जॉब ट्रेनिंग. दीज आर द सर्टन वेज थ्रू विच वी कैन डू हायर capital formation. So we should raise the level of human capital formation to generate more employment in the economy, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल्स जनरेट होंगी, जितनी ज़्यादा फॉर्मेट होंगी, उतना ही ज़्यादा कंट्री को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. नेक्स्ट इज़ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करना चाहिए. जो पैसा बैंक से लोन पे लिया जा रहा है या अदर पार्टी से, लैंडलॉर्ड से, ज़मींदार से, जिससे भी हम पैसा मांग रहे हैं काम करने के लिए, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा पैसा ले सकें और ज़्यादा मोटिवेट होकर प्रोडक्शन भी रेस कर सके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल. सबसे मेन पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल. अगर हम लोगों को अवेयर करें अबाउट दीज सर्टन प्रोग्राम्स, सर्टन थिंग्स, हाउ दे कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन, दे शुड बी अवेयर अबाउट इट. क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, फैमिली मेम्बर्स कम होंगे, क्योंकि काम करने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो उससे हमारी कंट्री पॉवर्टी की तरफ भी बढ़ रही है. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल. So these are the points children as discussed about general measures. So let's move on the basis of employment now. हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कल डिस्कस किया था बेटा, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट डिफरेंस इज एम्प्लॉयमेंट टर्म्स. ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट टर्म्स बेटा फिक्स्ड होती हैं, रेगुलर होती हैं. वहाँ
जो भी आपकी टर्म्स होंगी काम करने की, वो आपकी फिक्स मीन्स कि आप वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ फिक्स सिस्टम से कर रहे हैं। ये नहीं कि आज काम किया तो कल होगा या नहीं होगा। वो मिस्त्री मजदूरों वाला काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जहाँ कोई फिक्सेशन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आज काम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में पेंट करवाते हैं, 4 दिन काम चलता है, 5वें दिन हमें पता है कि काम हो गया, अब हमारे घर उनका काम आने का नहीं है। 4 दिन काम करवाया, 4 दिन पेमेंट, डेली वेजेस देते हैं उनको। दीज आर डेली वेजर्स, सो द वर्क इज नॉट फिक्स, नॉट रेगुलर। Second is registration with the government. These organized sectors are containing those areas, those production sectors which are registered with the government, जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अनऑर्ग सेक्टर के अंदर जो भी काम हो रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर्स है, दीज आर अनरजिस्टर्ड, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। It follows the rules and regulations made by the government, but unorganized sector didn't follow the rules and regulations given by the government. नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर मंथली सैलरी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर सैलरी मिलती है। जैसे हम स्कूल्स की भी बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, तो वहाँ रेगुलर सैलरी है, मंथली सैलरी। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी मंथली नहीं है, वहाँ मोस्टली डेली वेजर्स होते हैं। आज काम करेंगे, शाम को पैसा मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी भी है। हमें पता है कि हमारी जॉब से हमें किसी टाइम भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप यू शुड लीव द जॉब टुमारो, यू शुड नॉट कम फ्रॉम ऑन योर जॉब फ्रॉम टुमारो। आप अपनी जॉब से आपको हटाया जा रहा है, अचानक से नहीं कहेंगे। हमारी जॉब सिक्योरिटी रहती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कब हटा दिया जाए कुछ पता नहीं रहता है। सैलरीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती। ऑर्गेनाइज सेक्टर हर तरह के बेनिफिट्स को एंजॉय करता है और कंट्रीब्यूशन भी देता है प्रोविडेंट फंड का। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है। बेटा, जो प्रोविडेंट फंड है उसमें 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं, हाफ होता है एम्प्लॉयर का, हाफ होता है एम्प्लॉय का। अब जो एम्प्लॉय कर रहा है वो अपनी सैलरी से खुद पे कर रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयर देगा वो सैलरी का पार्ट है। सो दिस विल बी प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इट विल नॉट बी गिवन। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड्स। कोई बेनिफिट नहीं मिलता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्किंग हार्स फिक्स होते हैं। वर्किंग हार्स फिक्स रहते हैं, जैसे हम स्कूल में जॉब कर रहे हैं, लाइक 6 हार्स की आपकी जॉब है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ फिक्सेशन नहीं है। अब हम देखें, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं प्राइवेट सेक्टर की जो अनऑर्गेनाइज वे में काम कर रही है, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। मीन्स वहाँ वर्कर्स कितने बजे तक काम करेंगे, कोई फिक्सेशन नहीं है। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इट प्रोवाइड बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि LTC क्या होती है बेटा? लीव ट्रैवल कंसेशंस, पेंशंस, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिकल बेनिफिट, दीज ऑल सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन इस तरह का कोई बेनिफिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड नहीं किया जाता। ऑर्गेनाइज सेक्टर हर तरह के बेनिफिट देता है, एम्प्लॉय हर तरह के बेनिफिट्स को एंजॉय करता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी तरह के कोई बेनिफिट्स नहीं है। लास्ट टाइम हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हमने 3 बेसिस किए थे बेटा। ऑन द ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे 3 सेक्टर होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में 2 गिवन है, पब्लिक एंड प्राइवेट। थर्ड हमारा होता है ज्वाइंट सेक्टर, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कौन सा है? जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जहाँ पूरा दबदबा, पूरी ऑनरशिप गवर्नमेंट की है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट की बात करें तो वहाँ गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारा कंट्रोल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में रहता है। वो अपने खुद लीडर हैं, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अब पब्लिक सेक्टर की अगर एग्जांपल्स की बात करें बेटा, पब्लिक सेक्टर की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ गवर्नमेंट इनको रन कर रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। प्राइसेस कम ज़्यादा जो भी करने हैं, किसको देना है, कैसे देना है, क्या कंट्रोलिंग रहेगी प्राइस की, ये सब किसका है, किसके हाथ में है? पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। यहाँ पब्लिक का मतलब लोग, जनरल पब्लिक से नहीं, मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर। अब प्राइवेट के एग्जाम्पल्स लाइक HDFC बैंक, विप्रो कंपनी, प्लम्बर्स, जो हमारे छोटे मोटे सर्विस मैन्स हैं, प्लम्बर्स वगैरह हैं, कॉबलर, मेंडर, ये सब कौन है? प्राइवेट है। इनका अपने ऊपर खुद का कंट्रोल है। इनको गवर्नमेंट नहीं बताती है कि आपने किसी का शूज़ को ठीक किया, आपने प्लम्बिंग का काम किया, घर में जाके कारपेंटिंग का काम किया, कुछ भी आपने किया छोटा मोटा काम, तो गवर्नमेंट नहीं बताएगी इनको कितना प्राइस आप चार्ज करोगे। ये अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं कि एक दिन में आके छोटा मोटा काम भी करके जाएंगे तो कहेंगे हम 50 रुपये लेंगे, 100 रुपये लेंगे। तो इनके अपने प्राइस फिक्सेशन है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। So children, that is the difference between public and private sector. Next question arises, how to protect workers in the unorganized sector. Children, this is the last topic of this chapter, how to protect workers in the unorganized sector. हम unorganized sector में workers को protect कैसे करें? रूरल एरियाज़ में, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो हमें पता है कि रूरल एरियाज़ में
लोग कैसे कामों में लगे हुए हैं बेटा, खेती बाड़ी का स्पेशली काम कर रहे हैं या वीविंग ब्लीचिंग इस तरह के कामों को कर रहे हैं, तो उनके लिए हम उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करके, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स हैं वहाँ पर, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, ताकि वो उधार ले करके, पैसा ले करके, कम रेट पे ब्याज पे पैसा ले करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, ताकि उन्हें में लॉस पे गुड्स को मार्केट में ना बेचना पड़े। मार्केटिंग आउटलेट्स, उनकी मार्केटिंग आउटलेट्स उन्हें प्रोवाइड करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, उन्हें बताएं कि कहाँ वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बेच सकते हैं, कहाँ अपना माल इकट्ठा कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। नाउ अबाउट अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कैसे लोग काम कर रहे हैं, अब देखो लोग सड़कों पे आके रेडी भी लगाते हैं, बहुत से काम करते हैं रूरल अर्बन एरियाज़ में भी, किसी के अंडर भी काम कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स भी हैं। इन्हें क्या चाहिए, कुछ इन लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए अपना काम करने के लिए, पैसा चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, आउटपुट चाहिए, प्लेसेस चाहिए, मार्केट के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए काम करने के लिए, प्रोटेक्शन चाहिए जो कि गवर्नमेंट ही दे सकती है। प्राइवेट ये एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, छोटे मोटे स्मॉल एंटरप्राइज, इनको स्टार्ट करने के लिए इनको पैसा चाहिए, रेगुलर वर्क इनको चाहिए कि लगातार काम चलता रहे इनका, क्योंकि खर्चा बहुत है, आमदनी उतनी नहीं हो रही है। सपोर्ट चाहिए मार्केट से, ताकि इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट इनकी हो सके। चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों की ही डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इकोनॉमिकली बात कहें हम, चाहे वो सोशली कहें, तो डेवलपमेंट इज़ अ मस्ट। So children, this chapter is completed here. I request you people do the revision of the complete chapter from the previous one video, so that you can easily understand all the concepts of this chapter. I made 2 parts for the complete chapter, children. Maintain your notes. If there is any query arise, you can ask here. Stay connected, stay safe, and stay at home only, so that you will be safe at home. बचे रहें, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसे बचने के लिए घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। सो